असदुद्दीन ओवैसी का असली संघर्ष। असदुद्दीन ओवैसी भारत के प्रमुख मुस्लिम राजनीतिज्ञ और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमीन) के अध्यक्ष एक ऐसे नेता हैं जिनका राजनीतिक सफर मुस्लिम समुदाय के अधिकारों, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के इर्द गिर्द घूमता है। उनका जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ था। वह हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं और लिंकन इन इंग्लैंड से बैरिस्टरेट लॉ की डिग्री प्राप्त हैं। ओवैसी का राजनीतिक उदय उनके पिता अब्दुल वाहिद ओवैसी की विरासत से जुड़ा है, जो मजलिस पार्टी के संस्थापक थे। लेकिन ओवैसी का असली संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं है, यह सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और वैचारिक स्तर पर फैला हुआ है। ओवैसी का संघर्ष मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय की पहचान, अधिकारों और भारत की बहुलतावादी लोकतंत्र को बचाने का है। वह अक्सर कहते हैं कि मुस्लिमों को केवल वोट बैंक के रूप में देखा जाता है, जबकि वे राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहते हैं। 2025 तक उनके संघर्ष ने नई ऊंचाइयां ली हैं, जैसे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना, भारत पाकिस्तान संघर्ष में राष्ट्रवादी बयान देना और बिहार चुनावों में चुनाव आयोग की आलोचना। इस संघर्ष को विस्तार से समझते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म एक राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार में हुआ। उनके पिता अब्दुल वाहिद ओवैसी 1984 से 2008 तक हैदराबाद से सांसद रहे और मजलिस पार्टी को मजबूत बनाया। परिवार का मूल निवास पुरानी हैदराबाद में है, जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी घनी है। ओवैसी की प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद के एनजीआर कॉलेज से हुई, जहां उन्होंने बीए की डिग्री ली। उसके बाद वे लंदन चले गए और लिंकन इन से कानून की पढ़ाई की। यह दौर उनके लिए संघर्षपूर्ण था, क्योंकि भारत में 1980 से 90 के दशक में बाबरी मस्जिद विध्वंस 1992 जैसे घटनाओं ने मुस्लिम समुदाय को गहरी चोट पहुंचाई। ओवैसी ने बताया है कि उनके बचपन में परिवार को राजनीतिक दबावों का सामना करना पड़ा। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख दंगों और उसके बाद मुस्लिम विरोधी हिंसा ने उन्हें प्रभावित किया। वह कहते हैं, मेरा संघर्ष शुरू से ही मुस्लिमों की गरिमा बचाने का रहा है। 1990 के दशक में वे एमीन में सक्रिय हुए और 1999 में पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। यह हार उनके लिए एक सबक थी। 2004 में वे हैदराबाद से सांसद बने और तब से लगातार जीतते आ रहे हैं। उनका व्यक्तिगत संघर्ष परिवार की जिम्मेदारियों से भी जुड़ा है। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन अकबरुद्दीन पर 2013 में विवादास्पद बयान के कारण जेल जाना पड़ा, जिसका बोझ असदुद्दीन ने उठाया। ओवैसी की पत्नी नाजनीन फारूक शेख हैं और उनके 5 बच्चे हैं। वे अक्सर कहते हैं कि परिवार उनका सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन राजनीति ने उन्हें निजी जीवन से दूर कर दिया। 2025 में जब भारत पाकिस्तान सीमा तनाव चरम पर था, ओवैसी ने अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए राजनीतिक मोर्चा संभाला। उनका असली संघर्ष यहाँ से शुरू होता है, एक मुस्लिम नेता के रूप में भारत की धर्मनिरपेक्षता को बचाना, जबकि खुद को देशद्रोही का लेबल झेलना। ओवैसी की राजनीतिक यात्रा स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक फैली है। एमीन की स्थापना 1927 में हुई, लेकिन ओवैसी ने इसे 2008 में अपने पिता की मृत्यु के बाद संभाला। 2018 में उन्होंने पार्टी का नाम बदलकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन किया, ताकि यह राष्ट्रीय हो सके। हैदराबाद में उनकी मजबूत पकड़ है, जहां मुस्लिम वोट बैंक 40% से अधिक है। 2019 और 2024 लोकसभा चुनावों में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों को भारी मतों से हराया। उनका असली संघर्ष 2019 से तेज हुआ, जब CAA-NRC के खिलाफ उन्होंने संसद में जोरदार विरोध किया। ओवैसी ने कहा, यह बिल मुस्लिमों को नागरिकता से वंचित करने का प्रयास है। 2020 में दिल्ली दंगों पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। 2024 चुनावों में एमीन ने महाराष्ट्र में 6% वोट शेयर हासिल किया, लेकिन सीटें नहीं जीती। 2025 में बिहार विधानसभा चुनावों में ओवैसी ने चुनाव आयोग की आलोचना की, कहते हुए कि वोटर लिस्ट में संशोधन मुस्लिमों को वंचित करने का हथकंडा है। उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया।
क्योंकि मुस्लिमों के मुद्दों को नजरअंदाज किया जाता है। ओवैसी का संघर्ष क्षेत्रीय विस्तार का भी है। एमीन ने उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में विस्तार किया, लेकिन विवादों का सामना किया। 2025 में जब पहलगाम, कश्मीर में आतंकी हमला हुआ, ओवैसी ने पाकिस्तान की निंदा की और कहा, पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है, भारत को इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। यह बयान उनके राष्ट्रवादी पक्ष को दर्शाता है। एक्स पूर्व ट्विटर पर उनके 3.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जहां वे रोजाना मुद्दों पर बोलते हैं। उनका असली संघर्ष यहाँ है, मुस्लिम वोटों को एकजुट करना, जबकि मुख्यधारा पार्टियां उन्हें विभाजित करती हैं। ओवैसी का सबसे बड़ा संघर्ष मुस्लिम समुदाय के सामाजिक धार्मिक अधिकारों को बचाने का है। वे ट्रिपल तलाक बिल 2019 के खिलाफ थे, कहते हुए कि यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। 2024 में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लेकिन 2025 का सबसे बड़ा संघर्ष वक्फ संशोधन बिल है। अप्रैल 2025 में लोकसभा ने इसे पास किया, जो वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाता है। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, दावा करते हुए कि यह मुस्लिमों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2025 को सुनवाई की, जहां ओवैसी ने कहा, यह बिल वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 25 से 26 का उल्लंघन है। एक्स पोस्ट से पता चलता है कि ओवैसी ने कहा, मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा दर सबसे कम है, दलितों के बाद मुस्लिम छात्र सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट करते हैं। 2025 में उन्होंने मंत्रालय ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के फंड्स के दुरुपयोग पर सवाल उठाए। केवल 2 करोड़ रुपए खर्च हुए जब बजट 200 करोड़ था। ओवैसी का संघर्ष शिक्षा, रोजगार और गरीबी उन्मूलन का है। वे कहते हैं, मुस्लिम 24 करोड़ हैं, लेकिन संसद में उनकी आवाज दबी हुई है। धार्मिक संघर्ष में ओवैसी ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्यायोचित था, लेकिन मुस्लिमों को मस्जिद मिलनी चाहिए। 2025 में ईरान इजरायल संघर्ष पर उन्होंने भारत सरकार से भारतीयों को सुरक्षित निकालने की अपील की। उनका असली संघर्ष सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है, जबकि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया, ओवैसी ने आरएसएस पर आरोप लगाया कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नहीं दिया। यह उनके वैचारिक संघर्ष को दिखाता है। ओवैसी का संघर्ष विवादों से भरा है। आलोचक उन्हें कट्टरपंथी कहते हैं। 2013 में अकबरुद्दीन के 20 मिनट के लिए पुलिस हटा दो बयान ने एमीन को बदनाम किया। ओवैसी पर पाकिस्तान समर्थक होने का आरोप लगता है, लेकिन 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष में उन्होंने पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। एक्स पोस्ट, पाकिस्तान फेल्ड नेशन है, भारत को जवाब देना चाहिए। उन्होंने तुर्की से कहा, भारत में 20 करोड़ मुस्लिम हैं, पाकिस्तान से ज्यादा। 2025 में पहलगाम हमले के बाद ओवैसी ने कहा, सीजफायर का ऐलान मोदी को करना चाहिए था, न कि ट्रंप को। इससे विवाद हुआ। बिहार में फर्जी वोटरों पर कांग्रेस नेता फिरोज खान ने उन्हें कुरान पर शपथ लेने की चुनौती दी। ओवैसी ने जवाब दिया, हैदराबाद में कोई फर्जी वोट नहीं, उनका संघर्ष मीडिया ट्रायल से है, जहां उन्हें हमेशा निशाना बनाया जाता है। 2025 में जब उन्होंने क्रिकेट मैचों का बहिष्कार मांगा, तो बीजेपी ने कहा वे राष्ट्रवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी का असली संघर्ष राजनीतिक अलगाव का है। वे न एनडीए में हैं, न इंडिया में। महाराष्ट्र में एमीन को वोट कट्टर कहा गया, लेकिन ओवैसी कहते हैं, हम मुस्लिमों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाना चाहते हैं। सऊदी अरब विजिट में उन्होंने पाकिस्तान की प्रोपगैंडा का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय मुस्लिम गर्वित हैं। ओवैसी के संघर्ष ने कई उपलब्धियां दी। एमीन ने हैदराबाद में विकास कार्य किए, जैसे स्कूल, अस्पताल। 2025 में उन्होंने बहरीन में भारत की वकालत की। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल पर सुनवाई जारी है, जो मुस्लिमों के पक्ष में हो सकती है। ओवैसी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए शिक्षा अभियान चलाया। एक्स पर उनके बयान राष्ट्रवादी माहौल बनाते हैं। 2025 के संघर्ष में
उन्होंने विक्रम मिस्री का समर्थन किया। उनका योगदान मुस्लिमों को मुख्य धारा में लाना है। 2025 में ओवैसी का संघर्ष चरम पर है। भारत पाकिस्तान संघर्ष में उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के खिलाफ नोटिस दिया। बिहार चुनावों में ECI की आलोचना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी में पाकिस्तान को चुनौती दी। उनका असली संघर्ष भारत को मजबूत बनाना है, जबकि मुस्लिम पहचान बचाना। ओवैसी का असली संघर्ष मुस्लिमों की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और न्याय का है। 2025 तक वे एक मजबूत नेता बन चुके हैं। भविष्य में वक्फ बिल और चुनाव उनके टेस्ट होंगे। उनका सफर प्रेरणादायक है।